हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में बर्ड सर्विस लॉ के बारे में बताया था। आई होप कि आप उस वीडियो को देखकर इस वीडियो के पास आए होंगे, ठीक है ना। अगर उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर आप देख सकते हैं। उस वीडियो को मैंने पूरी तरह से समझाने की कोशिश किया हूँ। मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा या दे दिया हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। तभी आपको समझ में आ पाएगा, क्योंकि मैंने बर्ड सर्विस लॉ का ही यूज करके ये मैं बताने आ रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो मैं लिख रहा हूँ, जो मैं आज बता रहा हूँ, वो एक बर्ड सर्विस लॉ का क्या है, एप्लीकेशन है। बर्ड सर्विस लॉ ने दो से तीन गो इसका एप्लीकेशन है। पहला एप्लीकेशन का नाम है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट। यानी कि एक करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, ये आपका पहला एप्लीकेशन हुआ बर्ड सर्विस लॉ का। और दूसरा आपका है कि सर्कुलर, आपका आगे जाके मिलेगा सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। उस लूप की वजह से या फिर सर्कुलर रिंग की वजह से उसकी एक्सिस पर या फिर सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये उसकी दूसरा है, जो कि मैं अगले वीडियो में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। और तीसरा आपका है कि एक आर्क की वजह से किसी भी एंगल पर कितना हो सकता है। तो ये तीन तरह का आपका बर्ड सर्विस लॉ का एप्लीकेशन हुआ। तो ये आपका फर्स्ट एप्लीकेशन में सिद्ध करने जा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और ये कमेंट जरूर करना कि आप कहाँ से देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो अब करते हैं वीडियो का स्टार्ट। देखिए, कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर एट ए पॉइंट। लॉन्ग की जगह फिनाइट भी हो सकता है जी, यानी कि एक लंबा तार होगा जिसे हम लोग, और उसमें धारा जायत रहेगा, तो उस कंडीशन में उस तार को कहा जाएगा करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर या स्ट्रेट वायर, जो लंबा रहेगा। और उसकी वजह से किसी भी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये आपका क्वेश्चन कर रखा है। तो देखिए, सबसे पहले मैंने क्या किया हूँ, एक्स वाई एक स्ट्रेट वायर मान लिया, फिनाइट निश्चित लंबाई का, एक्स और वाई एक स्ट्रेट वायर है। और मैंने एक पी पॉइंट ले लिया हूं, और इस पी पॉइंट पर इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर जिसमें करंट आई बह रहा, उसकी वजह से यहाँ पर पी पर मैग्नेटिक फील्ड बनेगा कितना, वो निकालना है। तो मैं कुछ यहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया हूं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, तो समझने की कोशिश करना। देखो, तो सबसे पहले एक्स वाई क्या है, एक करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर है, क्योंकि इसमें करंट बह रहा है आई वाई से लेकर एक्स की तरफ, यानी ऊपर की तरफ, ठीक है। और एक मैंने पी पॉइंट लिया। ये जो पी पॉइंट है, इस करंट कैरिंग कंडक्टिंग वायर के ओ सेंटर से ए डिस्टेंस पर है। और ये कैसा डिस्टेंस है, ए परपेंडिकुलर, यानी कि पी पॉइंट यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है। ये पी पॉइंट जहां पर हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, वही मैं लिखा हूं। देखो, लिखा हूं कंसिडर डेट में एक्स वाई इज ए लॉन्ग करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर इन विच आई इज करेंट flowing and P is a point at a perpendicular distance from the O point of wire on where we find out magnetic field। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने माना एक्स वाई एक प्रकार का करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर है, इन विच जिसमें आई करंट बह रहा है। और उसके बाद लिखेंगे पी एक पॉइंट माने हैं एट ए डिस्टेंस पर, कैसा डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, कहां से, फ्रॉम द ओ पॉइंट से, किसका, ओ पॉइंट से, ऑफ द वायर के, ये पी पॉइंट माने, ऑन वेयर जहां पर हम लोग को क्या करना है, वी फाउंड आउट मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग को थोड़ा सा एक करंट एलिमेंट मानना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग को करंट एलिमेंट से ही बर्ड सर्विस लॉ प्रूव हुआ था, उसी के अनुसार यहाँ पर लिया जाएगा। तो मैंने क्या किया, मैंने इस सेंटर ओ से कुछ दूरी एल पर, कुछ दूरी एल, देखो सेंटर से लेकर यहाँ एम तक मैंने कुछ एल लंबाई का कुछ फिनाइट तार माना हूँ, कुछ लंबा माना हूँ, ठीक है। इसको ये इतना एल लंबाई का लिया ताकि यहाँ पर मैं करंट एलिमेंट मान सकूँ। और ये मैंने करंट एलिमेंट माना आई डी एल, और इस करंट एलिमेंट की वजह से पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, क्योंकि बर्ड सर्विस लॉ में करंट एलिमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना आसान था उसके फार्मूला के अनुसार, ठीक है जी। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट एलिमेंट आई डी एल ऑन द पी पॉइंट एट आर डिस्टेंस बाय बर्ड सर्विस लॉ इज गिवन एज। यानी कि यहाँ पर अब अगर करंट एलिमेंट मैं माना हूँ, ठीक है ना, करंट एलिमेंट, तो ये करंट एलिमेंट की वजह से आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड को आप ये लिख सकते हैं डी बी बराबर म्यू नॉट आई डी एल साइन थीटा। तो थीटा होता है, पर ये थीटा किसके बीच में होता है, आप अगर फॉर्मूला आपको याद होगा बर्ड सर्विस लॉ का, तो बर्ड सर्विस लॉ बराबर होता है म्यू नॉट आई डी एल
साइन थीटा बटा आर स्क्वायर होता है। बट याद रखना ये थीटा क्या, हाँ, किसके किसके बीच का एंगल होता है। देखिए जी, ये जो थीटा जो एंगल होता है इसको ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोगों ने, तो भी बाउंस कर जाएगा। ये आपका जो थीटा होता है ना जी, वो करेंट एलिमेंट, ठीक है ना, और डिस्टेंस के बीच की एंगल होता है। याद रखना ये दोनों के बीच का एंगल थीटा होता है। तो करेंट एलिमेंट किधर है जी, ऊपर की तरफ, और डिस्टेंस किधर है, ये पी पॉइंट की तरफ। तो ये वाला एंगल लेंगे हम लोग यहाँ पर थीटा। तो अगर ये 90 है और सपोज दैट ये वाला एंगल मानो इस ट्रायंगल में दिखाई दे रहा होगा आपको ओ पी एम में, तो इस ट्रायंगल में ये आपका ओ 90 डिग्री और ये मैंने थीटा मान के चलाऊं, तो बताइए ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। और यही करंट एलिमेंट और डिस्टेंस के बीच का एंगल है, तो मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ 90 माइनस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा को आप क्या लिखिएगा जी, कॉस थीटा। तो इस प्रकार से डी बी बराबर होगा म्यू नॉट आई डी एल कॉस थीटा बटा 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये आपको सिर्फ और सिर्फ निकला है इस करेंट एलिमेंट छोटा सा डी एल की वजह से यहाँ पर पी पॉइंट पर निकला है। बट हम लोग का क्वेश्चन कह रखा है कि इस पूरे लंबा तार जो एक्स और वाई है ना, उसकी वजह से पी पॉइंट पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा ये निकालना होगा। तो उसके लिए सोचिए कि यहाँ पर एंगल थीटा था, तो इस थीटा की वजह से, ठीक है ना, इतना बना था, इतना तार, और इस तार की वजह से, इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ तक में ओ से एम तक में मैं बात कर रहा हूँ, और ये करंट एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपका मैग्नेटिक फील्ड निकल गया पी पर इतना। लेकिन हम लोग को एक्स और वाई पूरे लंबा तार में निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक के लिए एंगल पता करना पड़ेगा पी पॉइंट पर कितना बन रहा है, ठीक है ना। तो कितना बनेगा, तो सपोर्टेड मान लेते ये पी पॉइंट और ये नीचे वाई, तो ये एंगल बनता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस के साथ, मान लेते हैं नीचे की तरफ फाई 1 मान लेते हैं ये पूरा, और ऊपर की तरफ ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस से बन रहा होगा फाई 2 मान लेते हैं। तो ये नीचे है फाई 1 जो वाई तक जा रहा है, और ये ऊपर में है फाई 2 जो एक्स तक जा रहा है। यानी कि फाई 1 से फाई 2 तक अगर इंटीग्रेट कर देते हैं आप इस फॉर्मूला में, तो आप एक्स से लेकर वाई जितना जो लंबा तार है उसकी वजह से पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। यानी कि हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लिखे हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑफ दिस लॉन्ग करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर या होल वायर, मतलब पूरे तार की वजह से एट पी पॉइंट इज गिवन बाय इंटीग्रेट विथ लिमिट फ्रॉम फाई 1 टू फाई 2। तो यहाँ पर मैंने इसको क्या किया, इसको लिख कर मैंने इंटीग्रेट कर दिया दोनों तरफ, लेकिन लिमिट लेंगे फाई 1 से लेकर फाई 2 तक। बट ये फाई 1 को ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के नीचे की तरफ है, तो हमेशा आपको नेगेटिव लेना पड़ेगा फाई 1 को। और ये फाई 2 जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर की तरफ है, तो ये हमेशा आपको पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। और डीबी की जगह मैंने ये पूरा पुट कर दिया, देखो डी म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, ठीक है ना, डी एल कॉस थीटा बटा आर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग को इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसमें से जो जो आपका यहाँ पर कांस्टेंट चीज़ है उसको मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है जी। तो यहाँ पर आपका डी का हो जाएगा पूरा बी, और यहाँ पर आप लिखिएगा माइनस फाई 1 से लेकर फाई 2 तक लिमिट, और यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या जी, बाहर तो नहीं किए क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं, एक बार और लिख देते हैं म्यू नॉट आई, ठीक है, एक लाइन और लिख रहे हूँ, और बटा में 4 पाई। अब देखिए यहाँ पर डी एल कॉस थीटा, और यही ना आपका जी है, एक लाइन में लिख दिया हूँ, कोई दिक्कत नहीं उससे। अब हमको थोड़ा सा यहाँ कांस्टेंट चीज़ मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना। तो बी बराबर आपका हो जाएगा, कांस्टेंट चीज़ क्या है, म्यू नॉट आई आपका कांस्टेंट होगा, और बटा में 4 पाई भी आपका कांस्टेंट ही होगा। तो इस तरह से आपका होगा फाई 1 से लेकर फाई 2 ये लिमिट हो गया, ठीक है ना। और अंदर में बचेगा डी एल कॉस थीटा, और बटा में क्या बचेगा जी, आर स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, लेकिन एक मैं बात आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर आपका लिमिट किसके रूप में है जी, एंगल के रूप में है। तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो फंक्शन होगी वो भी आपके एंगल के रूप में होना चाहिए, मतलब डी एल के जगह भी थीटा होना चाहिए और आर के जगह भी थीटा होना चाहिए रिस्पेक्ट, तब इसको इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा। तो एक काम करना पड़ेगा, डी एल को कुछ ऐसा कैलकुलेशन करके लाना पड़ेगा जो कि थीटा के फॉर्म में हो और आर भी थीटा के फॉर्म में हो। तो एक बात करता हूँ कि आपको इस ट्रायंगल आपको दिख रहे होंगे, मैं ट्रायंगल की बात करता हूँ। इन ट्रायंगल देखिए ध्यान से, इन ट्रायंगल एम ओ पी में देख रहे होंगे, एम ओ पी में मैंने इसका यूज किया हूँ, जिसमें से एंगल ओ आपका 90 डिग्री है कि नहीं, बोलिए। तो यहाँ पर इसे आप लिख सकते हैं, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखो, इसमें एम ओ पी में,
ठीक है ना, एम ओ पी में लिख सकते हैं हम कॉस थीटा का यूज कर रहे हैं जी। तो यहाँ पर इसलिए लिखेंगे हम कॉस थीटा बराबर, तो कॉस थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो तो कॉस थीटा, तो थीटा के सामने वाला लम हो जाएगा, पर हमको आधार बटा एच चाहिए ना, यानी कि बी बटा एच। तो ये आपका बी और ये हो गया एच, यानी कि यहाँ पर लिखिएगा आप कितना जी, यहाँ पर आप लिखिएगा ए बटा आर लिखिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका आर बराबर कितना हो जाएगा जी, ए बटा कॉस थीटा हो जाएगा। चलो निकल के आ गया कि नहीं। अब इसी प्रकार से आपको टाइन थीटा निकालना पड़ेगा आपको जी। तो टाइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, बस ध्यान से देखो इस ट्रायंगल में, तो थीटा के सामने लम और यानी कि पी, और हम लोग को जानते हैं कि टाइन थीटा बराबर होता है पी बटा बी। तो ये हो गया आपको पी कितना, ये टोटल यहाँ से लंबा कितना मान लेते जी एल, और ये हो गया बी कितना ए, यानी कि एल बटा क्या हो जाएगा जी ए, तो ये हो गया एल बटा ए। अब इसको क्रॉस गुना करिएगा तो एल बराबर कोची हो जाएगा ए टाइन थीटा। बट हम लोग को यहाँ पर क्या चाहिए, हम लोग को डी एल चाहिए, डी एल ना चाहिए, तो इसको क्या करिएगा, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, डी एल बराबर हो जाएगा आपका थीटा के रिस्पेक्ट में डी एल बटा डी थीटा, डी ए टाइन थीटा, और बटा में क्या लिखिएगा जी डी थीटा। मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ ताकि हमको डी एल की वैल्यू निकल सके, समझ में आ रहा। अब यहाँ पर अब थोड़ा सा इसको और मैं सिंप्लीफाई करूंगा ताकि आपको आसान हो जाए। देखिए समझने की कोशिश करिएगा, ये आपका यहाँ पर हो जाएगा डी एल बटा डी थीटा, ठीक है जी। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ए का ए और टाइन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो इस हिसाब से आपका यहाँ पर डी एल बराबर आपका निकल जाएगा, तिरछा गुना कर दीजिएगा तो ए सेक स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखिएगा डी थीटा। बोले हो गया कि नहीं। अब क्या करिएगा, इसकी पूरा वैल्यू आप इसमें पुट कर दीजिए, पूरा पुट कर दीजिए। तो अगर मैं इसको पूरा पुट कर देता हूँ इसमें, ध्यान से देखिए, तो हमको लिखा जाएगा 9। अब ध्यान से देखिए, अब मैं लिख रहा हूँ, अब लिख सकता हूँ मैं बी बराबर आपका यहाँ पर हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा, आपको दिख रहा होगा ये वाला, और बटा में 4 पाई देंगे। अब इंटीग्रेशन देंगे ना, -5 से लेकर 5 तक, क्लियर। और यहाँ पर आपका हो जाएगा डी एल, और डी एल के जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा कर सकते हैं, क्लियर। और पहले से कॉस थीटा था, कॉस थीटा रख दिए यहाँ पर ही, और बट्टा में आपको देना पड़ेगा आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू मैंने निकाल रखा हूँ, देखो यहाँ पर ही। तो यहाँ पर लिखिएगा ए बटा कॉस थीटा, लेकिन स्क्वायर है तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर बटा कॉस स्क्वायर थीटा। बोलो समझ में आया। अब इस तरह से अब नीचे थोड़ा सा देख लीजिए नीचे, तो यहाँ पर आपका बी बराबर कितना और निकल होगा, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, क्लियर। और यहाँ पर आपको हो जाएगा, देखिए ये कॉस स्क्वायर थीटा है ना जी, तो कॉस स्क्वायर थीटा ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा मिल जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा मिलकर कितना हो जाएगा 1, क्लियर। और ये एगो स्क्वायर, यहाँ देखो यहाँ ए स्क्वायर, यहाँ पर एगो, तो दोनों कट जाएगा, यानी कि ऊपर अगर देखा जाए तो कितना होगा, देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ पर आपका होगा थीटा 1 5 माइनस में, सॉरी ये हो गया 5 2 प्लस में, और ये एगो ए से एगो ये वाला कट जाएगा, ठीक है ना। और ये कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, ऊपर चल जाएगा तो सेक स्क्वायर थीटा मिलकर कितना बन जाएगा 1। तो ऊपर क्या बचेगा जी, ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस थीटा और डी थीटा, और बटा में आपका कितना बचेगा जी, बटा में आपका ए बचेगा, क्लियर। अब थोड़ा सा आपका और है, बस ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा और है, देखिए इंटीग्रेट खाली करना था। तो अब बी बराबर कितना हो जाएगा, देखिए तो यहाँ पर ही, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई इंटू में, और बटा में देंगे 4 पाई, क्लियर। और इस तरह से यहाँ पर ए भी एक कॉन्स्टेंट होगा तो ये भी बाहर हो जाएगा। और बताइए कॉस थीटा बचा था, कॉस थीटा का इंटीग्रेशन करोगे तो कुछ हो जाए होता है जी, तो लिखोगे साइन थीटा होता है, और लिमिट पुट कर दोगे -5 1 से लेकर 5 2 तक, ये माइनस में। अब इसकी लिमिट को तुम पुट कर दोगे, तो लिमिट को पुट कर दोगे तो कितना मिलेगा बताओ। तो मैं पुट करके बताता हूँ, म्यू नॉट आई बटा 4 पाई, ठीक है ना, ए, और लिमिट को मैं पुट कर दे रहा हूँ। तो अपर लिमिट पुट करूँगा तो पहले थीटा की जगह तो साइन 5 2 माइनस हो जाएगा साइन माइनस में 5 1 हो जाएगा। बोलो हो जाएगा कि नहीं, इस तरह से हो जाएगा। और इस तरह से बी बराबर आपका हो जाएगा म्यू नॉट आई बटा, ठीक है ना, 4 पाई, ठीक है। और ये माइनस अगर यहाँ पर इस साइन थीटा में रहता है तो डायरेक्ट बाहर हो जाता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कि नहीं। तो इसको सजा कर मैं लिख दिया कि साइन 5 1 प्लस में साइन 5 2, और यही आपका क्या हो गया जी, यही आपका हो गया गॉस बार्ड-सेवर्स लॉ के अनुसार मैंने सिद्ध कर दिया एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनने वाला किसी पी पॉइंट पर, ठीक है ना, परपेंडिकुलर जो डिस्टेंस होता है उस पर। ये आपका प्रूव्ड हो गया जी, ठीक है, यही आपका प्रूव करना था, ठीक है।
तो ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ पर आपका कुछ स्पेशल केस होता है, मैं वो आपको समझाना चाहता हूँ, ध्यान से समझिएगा। स्पेशल केस, देखिए स्पेशल केस ये हो सकता है कि अगर मान के चलो बोल दे, स्पेशल केस पहला में अगर आपको ये बोल दे कि ये जो तार है वो इन्फिनाइट हो, इन्फिनाइट, इन्फिनाइट का मतलब बहुत लंबा हो, तो अगर कहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा फॉर, ठीक है ना, इन्फिनाइट, किसके लिए जी, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर, इन्फिनाइट स्ट्रेट वायर, कैसा स्ट्रेट, करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर, करेंट कैरिंग वायर स्ट्रेट होगा लेकिन इन्फिनाइट होगा जी। तो एक बात मैं बताऊं, अगर इन्फिनाइट होगा तो φ1 और φ2 दोनों की इसकी वैल्यू 90 डिग्री हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा। अब कैसे, तो मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर मान के चलो पूरी तरह से ये इन्फिनाइट है तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा, और अगर बहुत ज़्यादा लंबा होगा तो ये जो मेरा पी पॉइंट होगा, समझे, तो पी पॉइंट से देखो, अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर पी पॉइंट से देखो φ1 और φ2 निकालते हैं। देखिए ये पी पॉइंट से ऊपर में φ2 निकलता है और पी पॉइंट से नीचे की तरफ φ1 निकलता है। तो यहाँ से आप अगर निचले φ1 निकालना चाहिएगा तो एक समय ये कितना आ जाएगा, फाई जो 1 होगा वो 90 डिग्री के बराबर होगा, और φ2 भी जो होगा इन्फिनाइट में वो भी आपका 90 डिग्री भी ही होगा। एक मैं बात करता हूँ, ये इन्फिनाइट वायर बहुत लंबा है तो ये तार एक करीब से करीब सीधा हो जाएगा, समझे, ये वाला पी पॉइंट से एक्स और वाई के बिंदु के बीच की बात कर रहे हैं। तो थीटा दोनों, सॉरी φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री हो जाएगा। तो इस कंडीशन में यहाँ पर पुट कर दीजिएगा, तब φ1 भी 90 डिग्री और φ2 भी 90 डिग्री। तो उस कंडीशन में आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री, तो 1 1 2 और 2 से इसको काट दीजिएगा, तब बी बराबर आपका निकल के कितना आ जाएगा जी, म्यू नॉट आई बटा कितना निकल के आ जाएगा जी, 2 से काटिएगा तो 2 पाई ए आ जाएगा। ये आपका इन्फिनाइट के लिए, और ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है जी, याद रखिएगा। ये आपका इन्फिनाइट करेंट कैरिंग स्ट्रेट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, और इन्फिनाइट के लिए आपको याद रखना φ1 और φ2 दोनों 90 डिग्री होगा, क्योंकि एकदम सीधा लंबा ना है, कितना लंबा होगा, इमेजिन करो तुम। ये केस दूसरा देखिए, आप केस नंबर दूसरा देखिए। केस दूसरा में हम ये कह सकते हैं कि ये एक जो क्या होगा यहाँ पर ही, ये y है और x यहाँ पर है, ठीक है जी, और आपकी जो पॉइंट है वो x से ही लिया गया होगा सपोर्टेड ए दूरी पर, ये p पॉइंट। तो उस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये आपका ये नीचे बन सकता है क्या, ये आपका नीचे बनेगा कौन सा एंगल, तो बोलिएगा φ1 बनेगा। तो φ1 आपका कितना हो जाएगा, φ1 तो आपको कितना भी हो सकता है, बोलो होगा कि नहीं। लेकिन यहाँ पर आपका हम बात करेंगे जो φ2 बनाएगा x के साथ, वो आपका कितना होगा जी, तो φ2 जो आपका होगा वो 0 डिग्री होगा, होगा कि नहीं। तो इस कंडीशन में आपका यहाँ पर अगर पुट करिएगा कि φ2 0 डिग्री, तो आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड बराबर म्यू नॉट आई बटा, ठीक है ना, बटा 4 पाई ए आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा। अगर आपका एगो 0 डिग्री होगा तब, और एगो आपका φ2 0 डिग्री कब हो सकता है, तो आपका एक ही कंडीशन में हो सकता है जब आपका पी पॉइंट ये एक्स पॉइंट के एलोंग में हो, परपेंडिकुलर हो, ताकि हमको φ2 0 डिग्री मिल सके। केस नंबर आपका तीसरा भी हो सकता है कि ये जो पी पॉइंट है वो वाई के सामने हो, तो उस कंडीशन में आपका φ1 बराबर आपका हो जाएगा 0 डिग्री और φ2 रह जाएगा, समझे, φ2 आपका रह जाएगा। तो अगर φ2 आपका रह जाएगा तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपका तो φ2 तो आपका 90 डिग्री नहीं होगा जी सपोर्टेड। तो इस कंडीशन में यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा, सॉरी गलती होगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा साइन φ1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर ही φ2 0 डिग्री हुआ ना, तो ये तो रहना पड़ेगा ना, और इसमें φ2 आपकी रह जाएगा बस। तो बी बराबर यहाँ पर आप निकाल दीजिएगा, तो म्यू नॉट आई बटा 4 पाई ए, और यहाँ पर हो जाएगा साइन φ2 आपका हो जाएगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये आपका केसेस हो गया, ठीक है ना, अलग अलग केसेस पर ये, अगर ये आप मेरा पी पॉइंट कहाँ पर हो, अगर मेरा पी पॉइंट वाई के थिया हो तो उस कंडीशन में। तो बच्चों इस तरह से मैंने जितना भी बॉयड सर्विस लॉ का एप्लीकेशन था, इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक सारा मैंने सोल्व किया और सिद्ध भी किया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आया तो ज़रूर लाइक करना, ठीक है। तो इस तरह से वीडियो को करते हैं समाप्त, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके, गुड बाय।